हेलो बच्चों, ये हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का सेक्शन 5 हो गया। वैसे मैं 4 पार्ट में खत्म करना चाह रहा था, लेकिन लास्ट क्लास काफी लंबी चली गई थी, तो मैंने गैल्वेनोमीटर को 5th पार्ट के लिए टाल दिया था। बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग, जब पीछे बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम लोग करंट मेजर करने के लिए एमीटर या वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर वगैरह यूज करते थे। तो एक्चुअली करंट मेजर करना या वोल्टेज मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस हैं, ये बेसिकली फंडामेंटली एक इनके अंदर एक गैल्वेनोमीटर नाम की डिवाइस होती है, जो बहुत ही थोड़े से करंट पे डिफ्लेक्शन दे देती है, और फिर उसी के चारों तरफ, मतलब या तो सीरीज में या पैरेलल में हम लोग शंट रेजिस्टेंस लगा करके उसी को एमीटर और गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस जी। क्लास में हमारा दो पर्पज है। पहली बात तो समझेंगे कि मैग्नेटिज्म से रिलेट करके वो गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, क्योंकि जी। अल्टीमेटली जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि कोई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप रखा होगा, तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो एन आई ए होगा। तो जितना जी ज्यादा सर। करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। उससे हम लोग किसी तरह से करंट मेजर कर लेंगे। और फिर दूसरा पार्ट ये है कि अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो ये कुछ करंट मेजर कर सकता है, तो उसको किस तरीके से ज्यादा करंट मेजर करने के लिए एमीटर में, या ज्यादा वोल्टेज मेजर करने के लिए, मतलब वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये हमारे दो काम है। ठीक है, तो ये मैंने गैल्वेनोमीटर की एक डिवाइस बना रखी है, लेकिन हम लोग पहले एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर इस पैराग्राफ में पहली बात तो ये सुना कि हम लोग बेसिकली वही करंट या वोल्टेज मेजर करना चाहें तो मेजर कैसे करेंगे। तो उसके पीछे फंडामेंटली क्या कहते हैं, जो डिवाइस होता है उसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को उन्होंने ही फिगर से समझाया है, तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ। इस फिगर में क्या बात है बेटा, एक मैग्नेट रखा गया है जिसका ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहली काम इन्होंने क्या किया कि जो मैग्नेट था उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर काट लिया। ठीक है, सर्कुलर काटने से क्या फायदा होगा अभी 1 मिनट रुक करके बताएंगे। सामान्य रूप से क्या बात है, सपोज करो मेरे पास कोई रीजन है जहां पर मैंने मैग्नेट को, ऐसा मैग्नेट रखा हुआ है, मतलब फ्लैट सरफेस वाला हम्म। मैग्नेट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैं यहाँ पर कोई करंट कैरिंग लूप रखूं जिसका सपोज करो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में था, तो उसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क लगेगा, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, और ये इसको इधर की तरफ डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि एम क्रॉस बी की वजह से टॉर्क जो हो जाएगा वो एम बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक तो मेरा करंट जितना पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो रहा है, तो आई भी वेरी कर रहा है और थीटा भी वेरी कर रहा है। ठीक है ना, जी। तो उसकी वजह से जी सर। दो वेरिएबल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब बेसिकली टॉर्क, करंट और थीटा दोनों पे डिपेंड करने लगेगा। ठीक है, हम चाहते थे कि भाई जो टॉर्क हो वो खाली करंट पे डिपेंडेंट हो, थीटा पे डिपेंडेंट ना हो, तो थोड़ा हमारा चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो, थोड़ा सिंपल हो जाए। ठीक है, इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो मैग्नेट थे इनकी फेसेस को फ्लैट रखने की बजाय ऐसे सर्कुलर काट दिया। तो इसी वजह से जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था कि मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। वैसे किसी वजह से मैग्नेट की सरफेस पे भी हमेशा जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो बेसिकली सर्कुलर प्रोफाइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा रेडियल होती है, मतलब ये हमेशा सेंटर की तरफ लगी। एक बात हो गई। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं करंट कैरिंग लूप को देखूं तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इन एरोस से दिखा दी। यहाँ पर बीच में क्या हुआ, एक सॉफ्ट आयरन का कोर रखा है। सॉफ्ट आयरन का कोर तो हम लोगों ने इसलिए रख लगा लिया है क्योंकि जो हम लोग अभी नए सॉफ्ट आयरन के बारे में पढ़ते नहीं है, लेकिन जब तुम लोग अगला वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये पता चलेगा कि जो आयरन है, आयरन में किसी वजह से, जो अगले चैप्टर तुमने वो बात तो पढ़ी रखी हो ना, फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म वाली जो बात हम लोग सॉलिड स्टेट करते हैं। जी सर। तो बेसिकली क्या होता तो है, वो आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो किसी वजह से ऐसा होगा, हम्म। कहाँ यार यहाँ चल रही है, तो किसी वजह से क्या हो जाएगा, सपोज करो मेरे पास ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट थी, तो अगर मैं आयरन का कोर रख लूंगा
तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट से कुछ म्यू आर बी नॉट हो जाएगी, जहाँ पे म्यू आर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू करीब करीब हजारों के आसपास होती है। बेसिकली जो हमारा टॉर्क लग रहा है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड पे लग रहा है, तो सॉफ्ट आयरन कोर होने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है तो टॉर्क बढ़ जाता है, इसलिए सॉफ्ट आयरन का कोर ले लेते हैं। दूसरी बात क्या हुआ कि ये जो हमारा करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, हमने जब कल इसका डेरिवेशन किया था, कल मतलब प्रीवियस क्लास में, तो हम लोगों ने पाया था कि वास्तव में देखो जो टॉर्क लग रहा है वो इन दो वायर्स पे लग रहा है। एक यहां पर, मान लो अगर ये डॉट है, और एक मिनट सोच लो, हाँ ये डॉट है, और एक इधर वाले वायर्स पे जहां पे क्रॉस है, ठीक है, यहाँ वायर करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये डॉट यहां रखा है, क्रॉस यहां रखा है, या मान लो इसको तुमने थोड़ा सा टर्न कराया, स्केल चल करके यहां आ गई, जिसकी वजह से डॉट मूव करके यहां आ गया, क्रॉस यहां चला गया, या थोड़ा और टर्न किया, डॉट मूव करके यहां आ गया, क्रॉस यहां चला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में ही रही, ठीक है ना। जैसे जैसे वायर मूव कर रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी वहां पर मूव कर जा रहा है। तो इसका मतलब टॉर्क जो लगेगा, अगर जैसे मान लो ये डॉट है, ये करंट बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर जो एल क्रॉस बी का टॉर्क लगेगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब फोर्स लगेगा, उसकी वजह से टॉर्क लगेगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द ही लूप लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया यहां से निकल करके आया है, जैसे इन्होंने एनसीईआरटी में हमको बताया कि चाहे मेरा करंट कैरिंग लूप ऐसे रखा हो, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लो सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इस डायरेक्शन में है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में दिखाई दे रही है। थोड़ा टर्न करके मेरा करंट कैरिंग लूप ऐसा आ गया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इस दिशा में है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। और थोड़ा टर्न करके मेरा करंट कैरिंग लूप ऐसा आ गया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। यानी कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से फायदा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि जैसे जैसे जी कॉइल घूमेगी वैसे वैसे उसको नई जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी घूमी हुई ही मिलेगी, ताकि हमेशा हाँ जो कॉइल है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जो मैं टॉर्क को एम क्रॉस बी कह रहा था, वो जी टॉर्क सिंपली एम बी हो जाएगा, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो जो टॉर्क की वैल्यू एम बी हो गई, यानी कि बेसिकली ये एन आई ए इंटू बी हो गई, जहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई उसके थ्रू करंट है, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और बी जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जब टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, ये कोशिश करेगा टॉर्क इस पॉइंटर को यहां से घुमा करके कहीं इस पोजीशन पे लेकर के आए, ठीक है। तो सपोज करो मेरा पॉइंटर यहां से घूम करके यहां आया, ये किसी फाई एंगल से चेंज हुआ, मैंने थीटा नहीं यूज किया बिकॉज थीटा हम लोग साइन थीटा के लिए यूज कर रहे थे। तो अगर ये फाई एंगल से चेंज घूमा, तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, इस जो कोर है इसको एक स्प्रिंग से रोक रखा है, ठीक है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। तो अगर तुमने अपने कोर को टर्न किया फाई एंगल से, तो जो स्प्रिंग है ये इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी उल्टी दिशा में, इस दिशा में मैग्नेटिक टॉर्क कैसा लग रहा है कि इसको इधर ले जाए, एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसकी वैल्यू के फाई होगी। तो जैसे हम लोग स्प्रिंग में पहले पढ़ते थे ना कि फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, वैसे ही जो जी जो टॉर्शनल स्प्रिंग होती है, जो मुड़ी हुई होती है, उसको टर्न करेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क के फाई हो जाएगा। और जब ये एन आई ए इज इक्वल टू के फाई हो जाएगा, तो ये मेरी इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी। जब बेसिकली मैं उसमें करंट फ्लो कराऊंगा तो जितना टॉर्क लग रहा होगा उसके इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क स्प्रिंग लगाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहां पर आ जाएगी। यहाँ पर जो एंगल होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखो क्या होता, अगर मान लो यहाँ पे फील्ड रेडियल ना होती, तो यहाँ पर एक साइन थीटा का टर्म और आ रहा होता, ठीक है। तो यहां से मेरा रिलेशन आ गया, आई इज इक्वल टू
K अपॉन NAB इंटू 5। बेसिकली मैं करंट कैसे मेजर करूंगा, मैं देख लूंगा कितने कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुई है, जितना ज्यादा वो एंगल होगा उतना ज्यादा करंट हो जाएगा। ठीक है, जी ये वापस आ जाते हैं जी एनसीईआरटी पे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बेसिकली दो तरह के टॉर्क लग रहा है। मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है NIAB, जो इस पॉइंटर को दाहिनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, और एक स्प्रिंग का टॉर्क लग रहा है K5, जो कि कह रहा है कि भाई दाहिने तरफ मत जाओ। जो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो ऐसा आएगी कि स्प्रिंग का टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क को बैलेंस कर ले, यानी कि फाई इज इक्वल टू एन ए बी बाई के इंटू आई हो गया, या आई इज इक्वल टू जो मैं लिख रहा था वैसे हो गया। तो यहां से जो मेरा करंट, मेरा जो एंगल है वो करंट के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, तो जो भी मेरा मेरा जो भी गैल्वेनोमीटर होगा उसमें NAB और K की वैल्यू तो मुझे पहले से ही पता होगी। ठीक है, तो बेसिकली मुझे पता चल जाएगा इतने एंगल पे इतना करंट आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? जी हाँ, इस तरह से हम लोग करंट मेजर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जी पर सर। जी सर। तो ये जो मैंने उल्टा करके लिख दिया, सॉरी, बेसिकली जब मैं फाई इज इक्वल टू NAB बाई के इंटू आई लिख रहा हूं, जो ब्रैकेट का टर्म है, ठीक है, देखो यहां पे लिखते हैं द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर, देयरफॉर बेसिकली जो एंगल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंगल मेजर करके मैं करंट मेजर कर लूंगा। इस NAB बाई के को हम लोग करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कितना करंट देने पे मेरा गिवन अमाउंट ऑफ एंगल चेंज हो जाए। ठीक है, अच्छा अब हम ठीक सर। ये यहां पर आ गया फाइव बाई आई इज इक्वल टू NAB। यहां पर जो छोटी सी एक चीज उन्होंने बताई है, ठीक है, ये मैं 1 मिनट रुक करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। वो हम लोग अभी 1 मिनट रुक करके बात करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिगर 4.25 और 4.26 बता रहे हैं कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी हम लोग उसको रुक करके बात करें। ठीक है, जी इस तरीके से हम लोग, ये हमारी करंट सेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास समस्या क्या आई कि जो अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखो, तो जो गैल्वेनो को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्या कहते हैं कमजोर होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर ऐसा बनाते हैं, जानबूझ करके डिजाइन ऐसा करते हैं कि बहुत हल्के से करंट पे भी वो डिफ्लेक्शन दे दे। ठीक है, तो टिपिकली जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होते हैं, इनके बारे में दो बातें मैं बता दूं। गैल्वेनोमीटर की दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इनका रेजिस्टेंस कितना होता है, और दूसरा ये मैक्सिमम कितना करंट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, पक्का? तो टिपिकल जो तुम, वैसे तो अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो इनका रेजिस्टेंस होता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 ओम के आसपास का होता है। ठीक है, और ये जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है ये 10 to 100 माइक्रो एम्पियर की होती है। ठीक है, जी अब इस वजह जी से ये ये सर। इस वजह से जो गैल्वेनोमीटर है ये बहुत अच्छा डिवाइस नहीं है करंट मेजर करने के लिए। मैं बताता हूँ क्यों समस्या है। सपोज करो मेरे पास एक ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो मैंने कहा भाई बताओ इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तुमने क्या किया कि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, मान लो तुमने करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा लिया। तो अब समस्या क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर का अपना ही ओम 100 ओम है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस जो पहले 6 ओम था अब वो 106 ओम हो गया। तो एक तो ये सर्किट को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, और जी दूसरी बात है कि 12 वोल्ट को अगर 6 ओम से डिवाइड कर देंगे तो जो करंट हो जाएगा वो करीब करीब 1.2 मिली एम्पियर के ऑर्डर का हो जाएगा, जो कि करीब करीब 1200 माइक्रो एम्पियर हो जाता है। और मेरा गैल्वेनोमीटर तो 100 मिली माइक्रो एम्पियर ज्यादा करंट मेजर ही नहीं कर सकता, तो मेरा गैल्वेनोमीटर जल करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दोनों समस्याएं हैं कि ये ज्यादा करंट भी मेजर नहीं कर सकता और इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तरीका डेवलप किया कि यार
इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, और फिर दूसरा सवाल है इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, हाँ? तो हम जी लोग सर। क्या करेंगे, मतलब मेरे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस था, तो हम लोग इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये मान लो आरजी है और ये पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया, तो मान लो इसका जो आईजी मैक्स है वो तुमको पता है 100 माइक्रो एम्पीयर है कैसा, और तुम चाहते हो कि ये गैल्वेनोमीटर जब एमीटर बन जाए तो ये आई मैक्स करंट दे। ठीक है, तो मतलब सवाल कुछ इस तरीके से होगा, पूछेंगे कि भाई मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, और ये जो मैक्सिमम करंट ले सकता है उसकी वैल्यू 100 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, अब ये कहेंगे कि मैं चाहता हूं कि ये 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर ले, तो बताओ इसके लिए पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगाएं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट से बेसिकली क्या बात हो रही है कि अगर मैं यहां से 5 एम्पियर का करंट भेजूं, तो यहां से इस आर एस की कितनी वैल्यू हो कि 100 माइक्रो एम्पियर, मतलब ये हुआ कि 100 माइक्रो एम्पियर का मतलब ये हुआ कि 10 टू दी पावर ऑफ -4 एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर से चला जाए, और 5 में से 10 टू दी पावर ऑफ -4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 ही रहेगा, यानी कि 5 एम्पियर करंट इस शंट से चला जाए। ठीक है ना, मतलब बेसिकली जी हम सर। कोशिश करेंगे हमारा ज्यादा ज्यादा, तो वैसे तो ढंग से इसको मुझे गलती कर दी, मैं 5 नंबर्स में काम नहीं करूंगा, अरे मैं क्या कहते हैं वेरिएबल्स में ही काम करूंगा तो ज्यादा अच्छा है। तो बेसिकली आइडिया क्या हुआ कि मैं कितना शंट रेजिस्टेंस लगाऊं कि अगर मैं यहां पे आई मैक्स करंट भेज रहा हूं तो आई जी मैक्स करंट गैल्वेनोमीटर में चला जाए, और आई मैक्स माइनस आई जी मैक्स इतना मेरा शंट रेजिस्टेंस में चला जाए। तो चूंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो यहां से मेरा रिलेशन आ जाएगा आर एस इंटू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आर जी आई जी। यहां तक कोई बुराई? नहीं। तो यहाँ पे नहीं आर सर। एस की सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी आई जी आर जी अपॉन, चाहो तो आई माइनस आई जी लिख दो, लेकिन आई के सामने टिपिकली आई जी निग्लिजिबल होगा तो सिंपली आई हो जाएगा। तो जैसे मान लो यहां पर मेरे पास ये 100 ओम का रेजिस्टेंस था, और ये मेरा 100 माइक्रो एम्पियर तक का करंट ले सकता था, तो इसकी वैल्यू हुई 10 टू दी पावर ऑफ -4 इंटू 100 अपॉन 5। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 10 टू द पावर ऑफ -2 हो गया, जो कि 10 इंटू इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 ओम हो गई। अब यहाँ पे दोनों फायदे हो गए। पहला फायदा तो क्या हो गया कि भले ही ये रेजिस्टेंस खुद अपने आप में 100, मतलब जो गैल्वेनोमीटर था ये खुद अपने आप में 100 ओम के रेजिस्टेंस का था, लेकिन जब तुमने पैरेलल में 2 मिली ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो सिस्टम का जो रेजिस्टेंस हो गया वो 2 मिली ओम हो गया, बिकॉज सारा का सारा करंट तो पैरेलल से निकल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको किसी सर्किट में लगाता हूं, मान लो मैं वापस अपने उसी प्रॉब्लम पे आ जाता हूं जहां पर ये मेरे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे जगह नहीं हुई, यहाँ बना लेता हूं, जहां पे मेरे पास एक 6 ओम का रेजिस्टेंस था और 12 वोल्ट की बैटरी थी, तो इसके सामने जब तुम ये एमीटर लगाओगे तो इस एमीटर का रेजिस्टेंस तो 2 मिली ओम है, तो 6 मिली ओम में 2 मिली ओम ऐड कर देने से एक तो सर्किट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये 5 एम्पियर तक का करंट झेल सकता है, तो अगर यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जाएगा तो इसको बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उस गैल्वेनोमीटर को, जो कि हाई रेजिस्टेंस और लो करंट कैरिंग कैपेसिटी वाला डिवाइस था, उसको लो रेजिस्टेंस और हाई करंट कैरिंग वाले डिवाइस में कन्वर्ट। ठीक है, ये हो गया खेल गैल्वेनोमीटर को वापस से एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। इसका बहुत ही सिंपल सा, सब एक बार डिलीट करके फिर से मैं समराइज कर दूं, इसकी एक दो कौड़ी की इक्वेशन है कि जी सर।
आई करंट आएगा जिसमें से IG इधर चला गया। RG में चला जाएगा और बाकी RS में चला जाएगा। जिसको चाहो तो बाकी लिखो और चाहो तो इसको आई ही लिखो ना। मान लो ये आई था, माइनस आई जी, क्योंकि IG इतना छोटा है कि उसको I माइनस IG करीब करीब आई ही है, तो इसकी बेसिक इक्वेशन यही है, RS इंटू आई माइनस IG इज इक्वल टू RG इंटू IG। ठीक है, यहां से दोनों तरह के काम हो सकते हैं। ऐसा हो जाएगा कि मुझे जी सर। बता दिया कि मुझे 2 एम्पियर या 5 एम्पियर एमीटर बनाना है तो RS बताओ, या ऐसा भी सवाल हो जाएगा कि मैं तुमको बता दूं कि मेरा RS इतना है तो I की वैल्यू बताओ। दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, जी। ये एक कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो इन्होंने यहां बताया कि अब जब तुम ये कन्वर्जन कर लोगे तो बेसिकली चाहे गैल्वेनोमीटर के लिए करें और चाहे तो एमीटर के लिए करें, तो जो मेरा फाई बाई आई हो जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, उसको हम लोग करंट सेंसिटिविटी कह देंगे। तो बेसिकली हमने गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट किया तो सेम डिफ्लेक्शन के लिए करंट बढ़ गया। तो बेसिकली मेरा पर्पज ये है कि मैं पैरेलल में एक लो शंट रेजिस्टेंस लगा करके अपनी करंट सेंसिटिविटी बढ़ा लूं ताकि ज्यादा करंट मेजर कर सकूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं दूसरा काम क्या हो गया, वोल्ट मीटर बनाना। ठीक है, तो वोल्ट मीटर बनाने में क्या दिक्कत होगी, मैं एक दूसरा प्रॉब्लम तुमसे कहता हूं। सपोज करो ये कहा गया, मान लो मेरे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, हाँ, इस बार क्या हो रहा है, यहां पर ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके बगल में एक 100 ओम का रेजिस्टेंस और है। ठीक है, और मैंने तुमसे कहा कि बेटा जरा वो गैल्वेनोमीटर लगा करके देखो कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तुमने वही वाला गैल्वेनोमीटर जो पिछली बार था वो लगा लिया। तो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है और इसकी जो मैक्सिमम करंट वैल्यू है वो 100 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, तो अगर तुम वोल्ट मीटर की तरह इसको पैरेलल में लगाओगे तो दो समस्याएं हैं। आइडियली तो देखो क्या था, ये 100 वोल्ट ओम था, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज 6 वोल्ट होना चाहिए था। आइडियली क्या होना चाहिए था, वी आइडियल जो था वो 6 वोल्ट होना चाहिए था। लेकिन जैसे तुमने 100 के पैरेलल में 100 ओम का गैल्वेनोमीटर लगाया तो ये जो सिस्टम है इसका रेजिस्टेंस खाली 50 ओम रह गया। पैरेलल में 100 50 हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि नहीं? और ये 100 हो गया तो बेसिकली यहाँ पे 8 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर मेरा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ जहां जिस रेजिस्टेंस में लगा रहे हैं उसी के आसपास है, तो गैल्वेनोमीटर लगाने से ही सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज 6 वोल्ट होनी चाहिए थी वो पहली बात तो 4 वोल्ट हो गई, और दूसरी बात ये अगर ये 4 वोल्ट हो गई और ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसमें 40 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, करंट बेचारा ले खाली 100 मिली एम्पियर का चल सकता है, तो जल करके खत्म हो जाएगा। ये दूसरी दिक्कत हो गई। तो बेसिकली जब हम पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं तो सर्किट को डिस्टर्ब भी कर रहा है और साथ ही साथ उसके थ्रू जो करंट है वो भी इतना ज्यादा जा रहा है कि वो गैल्वेनोमीटर को जला देगा। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर मेरे सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साइड में एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। देखो यहां पर जो एमीटर में रेजिस्टेंस शंट था उसको स्मॉल आर से डिनोट किया था क्योंकि ये टिपिकली छोटा रेजिस्टेंस होता है, और इस बार जो रेजिस्टेंस लगाया उसको कैपिटल आर से डिनोट किया। ठीक है, शंट इसलिए आर एस लिख दिया। वैसे बुक में इन्होंने खाली आर लिखा, चलो हम भी खाली आर लिख लेते हैं, हम बुक वाली बात है ना। तो बेसिकली मेरी प्रॉब्लम क्या होगी, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और जो मैक्सिमम करंट कैरी कर सकता है वो 10 टू द पावर ऑफ -4 एम्पियर है। अब मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से तुम इसको ऐसे डिवाइस में कन्वर्ट कर दो कि ये 5 वोल्ट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे। ठीक है, तो 5 वोल्ट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे, यानी कि वी मैक्स इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर। ठीक है, जब मैं 5 वोल्ट लगाऊं तो उसमें 100
माइक्रो एम्पियर का करंट हो, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो IG इंटू आर जी प्लस आर हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं जैसे इसको 5 वोल्ट रख करके देखूं, तो 5/10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 100 प्लस आर आ गया। तो आर इज इक्वल टू 50,000 माइनस 100 आ गया। तो इस 100 को रखो या ना रखो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, तो नेग्लिजिबल हो गया। तो टिपिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 50,000 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा। ठीक है, 50,000 ओम का रेजिस्टेंस लगा देने से क्या फायदा हो गया कि अगर मैं इसको 100 के पैरेलल में लगा भी रहा हूं, तो इसके पैरेलल में लगने से यहाँ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पैरेलल में लगाना भी आसान है, और प्लस क्या कहते हैं, ये 5 वोल्ट तक का अगर तुम वोल्टेज दोगे तो खाली 100 माइक्रो एम्पियर का ही करंट लेगा, तो गैल्वेनोमीटर जल के खत्म भी नहीं। ठीक है, तो जी गैल्वेनोमीटर सर। बनाने का तरीका क्या हुआ कि जो भी मुझे मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए दैट इज इक्वल टू IG इंटू आर जी प्लस आर। लेकिन आर जी ज्यादातर केसेस में नेग्लिजिबल ही होगा, 100 ओम के आसपास ही होगा, इसलिए बेसिकली आर इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन आई जी। करीब करीब यही आंसर आ जाएगा, चाहो तो -RG लिखो और चाहे तो ना लिखो। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर जी प्लस आर को उन्होंने आर ही लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहे थे कि मान लो अगर जो मेरा गैल्वेनोमीटर था उसके लिए जैसे हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते थे, तो हम उसके लिए कहते थे कि φ/I को हम लोग करंट सेंसिटिविटी कहते थे, वैसे ही φ/V को हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। मतलब मेरा गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्ट कितना कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसको हम लोग φ/V कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या निकल करके आ गया कि करंट सेंसिटिविटी जो थी वो K अपॉन NAB थी। अरे सॉरी, उल्टा लिख दिया, मतलब क्या कर रहा हूं, ये NAB/K थी। तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में V लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको φ/I को नीचे R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो φ/V की वैल्यू हो जाएगी φ/I इंटू आर, यानी कि NAB अपॉन K इंटू 1/R, जहां पे R तुम्हारे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आ गई, ये इसको हम लोग इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। यहां पर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया, तो इसको समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। लेट अस टेक इक्वेशन 4.39 व्हिच प्रोवाइड्स द मेजर ऑफ द करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो मेरी करंट सेंसिटिविटी NAB/K है। तो अगर मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दूं, तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जाएगी। लेकिन सपोज करो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूं, यहां कह रहे हैं सपोज करो मैं किसी तरह से नंबर ऑफ टर्न्स को n से बढ़ा करके 2n कर दूं, मेरी करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो जाएगी। लेकिन जब मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी देखने चलूंगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो डबल होंगे ही साथ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। भाई डबल नंबर ऑफ वायर लपेटोगे, उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये मत सोचना, यहाँ पे बहुत से लोग सोचते हैं कि चूंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी बाई आर, फंडा क्या है, φ/V इज इक्वल टू φ/I अपॉन आर। तो बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं करंट सेंसिटिविटी चेंज कर रहा हूं तो मेरी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाएगी। ऐसा होगा अगर रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन अगर साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी चेंज कर रहे हो तो तुमको उसको भी अकाउंट फॉर करना होगा। तो इसमें दो तरह के सवाल हो जाते हैं, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करके करंट सेंसिटिविटी चेंज की तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन मान लो मैंने स्प्रिंग चेंज कर दिया, कोई काम किया तो बदलेगा। लेकिन अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। ये बात एनसीईआरटी में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके बता दी। ठीक है, इसके साथ बेसिकली हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कह रहे हैं फिगर 4.27 ये जो फिगर है,
द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर इज शोन ए इज अ गैल्वेनोमीटर विद आरजी इज इक्वल टू 60 ओम। ठीक है, तो 3 एम्पियर का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे खुद ही तुमने 60 ओम का गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जो तुम्हारा करंट हो जाएगा वो 3 वोल्ट अपॉन 63 ओम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 60 ओम जो है उसको परेशान करने बढ़ाने का रेजिस्टेंस काफी है, तो मेरा करंट घट करके जहां पे 1 एम्पियर होना चाहिए था वहां पे 0.048 एम्पियर ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस तरीके से हम लोग गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते हैं। अब दूसरा कह रहे हैं, पार्ट बी में कह रहे हैं कि ये सेम ही चीज है, बट गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम। ठीक है, अगर इसके साथ तुमने शंट रेजिस्टेंस 0.02 ओम का लगा दिया तो मैं यहीं पे बना दूं, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 60 इंटू 0.02 अपॉन 60 प्लस 0.02 हो जाएगा। तो 60 के सामने इसको नेग्लेक्ट कर दे तो करीब करीब 0.02 ही रहेगा। तो इस बार जो करंट हो जाएगा वो 3 वोल्ट अपॉन 3.02 ओम हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.99 एम्पियर हो जाएगा। तो जो एक्चुअली आइडियली जो करंट 1 एम्पियर होना चाहिए था उसको गैल्वेनोमीटर लगाने से मैंने 0.99 एम्पियर मेजर कर लिया। तो ठीक है, मतलब 1% की एरर हो गई है गैल्वेनोमीटर लगाने से, लेकिन कोई खास दिक्कत नहीं हुई। ठीक है ना, इट इज गुड एनफ मेजर। ठीक है, और थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं, अगर हमारा एमीटर आइडियल एमीटर हो जिसका 0 रेजिस्टेंस है तो फिर भाई 1 एम्पियर का ही करंट होगा, 3 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे ये सो कॉल्ड 0.02 ओम टाइप के रेजिस्टेंस लगाने से एमीटर बनते हैं, वो ऐसे एमीटर होते हैं जिससे करंट की रीडिंग वही जैसे 1 से 0.99 एम्पियर, मतलब 1-8% से कम हो जाती है, बट अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। सो वी कैन यूज देम फॉर मेजरमेंट। ये वाली बात आ गई। ठीक है ना, अगर हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट लगाएंगे तो सर्किट को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगे कि जो करंट 1 एम्पियर था उसको 0.048 एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे, तो सारा मेजरमेंट का मतलब ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जी ठीक सर। बेटा, इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब तुम लोगों को क्या करना है, इसके एनसीईआरटी के सवाल लगाने और फिर हम लोग उसकी डाउट क्लास करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।